एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 6th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 7 हमारा देश भारत ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा और वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भारत जो है उसका क्षेत्रफल कैसा है, कितना है, कहाँ से लेकर भारत की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत जो है ना वो एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। ठीक है, मतलब बहुत सारे भौगोलिक चेंजेस है हमारे भारत में। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में उत्तर की तरफ, मतलब कि ये उत्तर की तरफ क्या है, हिमालय है और उसके ऊंचे ऊंचे शिखरों से हमारा इंडिया जो है भारत वो घिरा हुआ है। पश्चिम में अगर हम बात करें, ये है हमारा पश्चिम, ठीक है, वेस्ट जिसको बोलते हैं। पश्चिम में अरब सागर से हमारा इंडिया घिरा हुआ है। अगर हम पूर्व की बात करें तो यहाँ बंगाल की खाड़ी से हमारा इंडिया घिरा हुआ है। और अगर हम दक्षिण की बात करें तो यहाँ हिंद महासागर, मतलब कि इंडियन ओशन से हमारा भारत जो है घिरा हुआ है। ठीक है, तो भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर ये लहराते हैं। तो ये है हमारी इंडिया की खासियत। ठीक है, तो इंडिया को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। तो क्यों प्रायद्वीप कहा जाता है, जहाँ पर क्या होता है, 3 जगह पानी और 1 जगह लैंड होता है ना। देखो इधर भी पानी है, अरब सागर का, इधर भी पानी है, बंगाल की खाड़ी का, नीचे भी पानी है, इंडियन ओशन का, राइट। तो 3 जगह पानी होता है और 1 ही जगह लैंड होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जो प्रायद्वीप होता है वो ऐसा भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो ये कितना किलोमीटर है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में है। कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक का विस्तार जो है वो लगभग 3200 किलोमीटर है ना। अगर वापस से इंडिया को बनाया जाए तो ऊपर से अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, छोटा सा प्यारा सा। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया है। तो यहाँ पे अगर देखें तो उत्तर में जो हमारा कश्मीर है, ठीक है, ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ये जो पॉइंट वाला हमारा हिस्सा है, कन्याकुमारी तक का विस्तार कितना है, कितना फैला हुआ है, ये लगभग 3200 किलोमीटर में है। ठीक है, वही अगर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में कच्छ की हम बात करें तो वो 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है ना। तो टोटल अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो ये कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर की है। ठीक है, उसमें से उत्तर से दक्षिण 3200 एंड पूरब से पश्चिम 2900, इधर 2900, इधर 3200 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें भी क्या है ना, ऊंचे ऊंचे पर्वत है, भारतीय महामरुस्थल है, उत्तरी मैदान है, पठारी सतह है, तटीय भाग है, द्वीप समूह है। ये सारे हमारे भारत के स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाता है ना। पहले वाले चैप्टर में हमने तटीय भाग क्या होता है, द्वीप समूह क्या होता है, मैदान क्या होता है, पठार क्या होता है, ये सारा हमने पढ़ाई था, है ना। पर चलिए एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। पर्वत की बात करें तो ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे पर्वत है। ठीक है,
इसके बाद उत्तरी मैदान की बात करें तो ऐसे फ्लैट लैंड है, ठीक है। महामरुस्थल मतलब कि डेजर्ट वाला एरिया, जहाँ पर डेजर्ट होता है, मतलब रेत वगैरह, जहाँ रेगिस्तान है हमारा, ठीक है। इसके बाद पठार भी है, टेबल लैंड, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। तटीय भाग मतलब नदी के किनारे वाला क्षेत्र, समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र, नदी के किनारे वाला क्षेत्र, ये सारी क्या है, हमारी विभिन्नता है, ठीक है। हमारी स्थल की विभिन्नता है, मतलब जो हमारा ज़मीन है उसकी विभिन्नता है। अब यहाँ की जो जलवायु होती है ना, वो वनस्पति और वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी क्या करता है, बहुत भिन्नता आ जाती है, ठीक है। तो अगर आपका स्थल रूप अलग है तो ऑफकोर्स आपकी संस्कृति भी अलग होगी, आपकी वहाँ की जलवायु भी अलग होगी, आपकी भाषा भी अलग होगी, आपके वहाँ पे जो भी वनस्पति उगते होंगे वो अलग होंगे, जो जीव जंतु होंगे वो अलग होंगे। तो ये सारी भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। और इस भिन्नता में भी हम एक दूसरे को कैसे पाते हैं, एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखती है ना। बहुत हमारी जो परंपराएं हैं, इसमें हम होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं, है ना। तो ये सारी भिन्नताएं हमको दिख जाती है। जैसे कि हम अगर समझ लो यूपी के हैं तो हम गुजराती दाल ढोकली भी खाते हैं, खमन थेपला ये सब भी खाते हैं, फाफड़ा भी खाते हैं। साउथ इंडियन से हम अगर बात करें तो हम इडली सांभर भी खाते हैं। तो ये क्या है, हमारी विभिन्नताएं हैं, पर बहुत सारी विभिन्नताएं में हमको एकता भी नज़र आती है, ठीक है। और यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं, ठीक है। 2011 की बात करें तो भारत की आबादी जो है 120 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। 2011 में कितनी हो चुकी है, 120 करोड़ से भी ज़्यादा। तो 2021 में कितनी हो गई है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चीन के बाद विश्व का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश अगर कोई है तो वो है इंडिया। फर्स्ट नंबर पे चीन, सेकंड नंबर पे इंडिया, किसमें, जनसंख्या के मामले में। बट अब हमने चीन को भी पीछे कर दिया है और हम अब फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन कि हमारा जो देश भारत है वो कैसा है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। चलिए स्थिति की बात अगर हम करें कि जो हमारा इंडिया है उसकी स्थिति कैसी है ना, वो कहाँ से लेकर कहाँ तक बसा हुआ है। तो इसके अगर हम लोकेशन की बात करें, ठीक है, स्थिति का मतलब क्या होता है, लोकेशन, कि वो कितना डिग्री कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। तो भारत जो है ना, पहले भारत बना लूँ यहाँ पे छोटा सा, ठीक है। भारत जो है ना उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जैसे कि आप लोग जानते हैं ये हमारा अर्थ है, मतलब पृथ्वी है। तो ये हमारी विषुवत रेखा, ये हमारी कर्क रेखा, ये हमारी मकर रेखा। तो इंडिया जो है ये कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में, है ना। तो ये हमारा नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, मतलब यहाँ पर हमारा इंडिया लोकेटेड है ना। और ये जो कर्क रेखा है जिसका डिग्री कितना होता है, 23.5 डिग्री उत्तर में ये होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना कर्क रेखा हमारा, तो हमारा जो इंडिया है वो कर्क रेखा जो है वो इंडिया के बीचों बीच से पास होती है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली मध्य भाग से होकर ही गुजरती है, मतलब कि ऐसा, ठीक है, बीच में से गुजर गई हमारी कर्क रेखा। तो ये जो कर्क रेखा है इंडिया को दो भाग में विभाजित करती है, ऊपर वाले को हम बोलते हैं उत्तर, नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिण, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार अगर हम करें तो वो कितना है, 8 डिग्री 4 उत्तर, ठीक है। अगर हम दक्षिण से उत्तर की बात करें तो उत्तर, ये वाला डिग्री जो बात करें, अगर ये वाला करें तो ये जो है कितना है, 8 डिग्री 4 उत्तर तथा 37 डिग्री 6 उत्तर, ठीक है। अक्षांश पे ये अक्षांशों के बीच में है, ठीक है। और पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का जो विस्तार है हमारा
वो कितना है 68.7 पूरब तथा 67.25 पूरब, है ना। तो अगर इसमें दिखा होगा, मैप अगर दिखाया है तो आप इजीली देख सकते हैं। अगर हम बात करें सिर्फ यहाँ तक की ये और ये, तो ये कितना है हमारा 68, है ना, 68.7। और यहाँ की बात करें तो ये कितना है 97.25, ठीक है। ये हो गया ईस्ट का, है ना। अब हमको बात करना है दक्षिण का, तो ये जो है बहुत कम है ना। यहाँ से बात करना कितना डिग्री है ये, और नीचे से बात करना है कि कितना डिग्री है, ठीक है। तो ये कितना डिग्री है ऊपर से, ऊपर की अगर हम बात करें दिख नहीं रहा ठीक से, पर ये है 8.4 नॉर्थ से लेकर 37.6 नॉर्थ, है ना। ये 8.4 से लेकर 37.6 नॉर्थ तक है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अगर देखोगे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बट ये काफ़ी ब्लर है, ठीक है। चलिए, आई होप उतना समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये उत्तर में 8.4 डिग्री से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तर में है, और 68.7 डिग्री पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 पूरब में है, ठीक है। इसके देशांतर के बीच में हमारा इंडिया जो है वो लोकेटेड है। अगर हम पूरे विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं ना, मतलब पूरा इंडिया है, ठीक है, उसको हमने बांटा पूर्व में, ये मतलब ये जो बीच की लाइन है उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पश्चिम, और ये भला भाग हो जाएगा पूरब, ठीक है। तो इसको अगर हम पूरे विश्व को अगर पूर्व में और पश्चिम में दो भागों में बांटते हैं, तो हमारा भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, हमारा भारत जो है वो किस में आएगा, पश्चिम में आएगा कि पूरब में आएगा। तो हमारा जो भारत है आएगा पूरब दिशा में, ठीक है। कहाँ पर आएगा, पूरब में आएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें उत्तर और दक्षिण की, तो हमारा जो इंडिया है भारत कहाँ पर आएगा, उत्तर में आएगा, दक्षिण में तो उत्तर में आएगा, ठीक है। चलिए, तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, तो आंसर क्या होगा, पूर्वी गोलार्ध में होगी, ठीक है। तो बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार जो है ना, लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी की स्थित दो स्थानों के बीच का समय का अंतर जो है ना, लगभग 2 घंटों का होगा, है ना। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, लेसन नंबर 3 में ही पढ़ा था कि जो हमारा इंडिया है ना, जो हमारा भारत मतलब जो हमारा अर्थ है वो 4 मिनट में कितना डिग्री घूम जाता है, 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाता है ना। तो इसके वजह से हमारा भारत में क्या हो रहा था, टाइम की प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। पश्चिम में अगर हम बात करें, पश्चिम जो गुजरात है उसकी अपेक्षा में पूर्व में जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर सूर्योदय जो होता है वो लगभग 2 घंटे पहले हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गुजरात में अगर 6 बजे सूरज उग रहा है तो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले, मतलब कि 4 बजे ही सूरज उग जाएगा, ठीक है। तो आप पहले ही पढ़ चुके हो ना कि जो हमारा देशांतर रेखा है वो कितना है, 82.5 डिग्री, है ना। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को हमने क्या माना है, भारत का मानक समय माना है ना। और इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन भी कहा जाता है ना। ISD, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या तो भारत का मानक याम्योत्तर। तो अगर मैं इंडिया आपको इधर बना के दिखाऊँ, ठीक है, ऊपर का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो देखो, यहाँ से लेकर हमारा जो इंडिया है ना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई जो है कितना है, कितने अक्षांश पे है ये, तो 68.7 से लेकर 97.25, है ना। तो
तो इसमें क्या हो रहा था कि बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 घंटे का फ़र्क हो रहा था। कितने घंटे का फ़र्क? 2 घंटे का फ़र्क। मतलब अगर यहाँ से ट्रेन जा रही है अरुणाचल प्रदेश के लिए, तो यहाँ पे 6 बजा होगा, तो इधर ये लोग कैसे रहते थे हमसे आगे रहते थे 2 घंटा, तो इधर 8 बजता था, ठीक है। और यहाँ पे सूर्य उदय 6 बजे हो रहा है, तो यहाँ पे सूर्योदय 4 ही बजे होता था। तो ऐसे में क्या हो रहा था, ट्रैवलिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बिज़नेस करने में प्रॉब्लम हो रही थी, व्यापार को बढ़ाने में प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे का फ़र्क आ रहा था। तो इसलिए बीचों बीच से एक हमारा एक और डिग्री गया है, जिसको बोलते हैं 82.30 डिग्री, ठीक है। तो ये बीचों बीच से जाता है, तो इसको हमने क्या माना, भारत का मानक याम्योत्तर माना। बीचों बीच से लाइन को जाने के बाद अब जो हमारा टाइम है वो बैलेंसिंग हो गया, मतलब जो जितना टाइम यहाँ होगा उतना ही टाइम इस एरिया में भी होगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, है ना। तो भारत के अगर हम पड़ोसी देश की बात करें, तो भारत जो है स्थल के माध्यम से भी जुड़ा हुआ है पड़ोसियों से, और जल के माध्यम से भी जुड़ा हुआ है ना। तो देखो भारत जो है ना 7 देशों की स्थलीय सीमाओं के साथ जुड़ा हुआ है। कितने सीमाओं के साथ? 7, ठीक है, और वो भी स्थल से, ज़मीन के साथ, है ना। तो इन देशों के अगर नाम का हम पता लगाएं तो इस मैप में आराम से लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान इधर 2 हो गया, इधर चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6 एंड म्यांमार 7। तो ये सारे 7 स्टेट्स हैं, 7 कंट्रीज़ हैं जिससे हमारा इंडिया स्थल के माध्यम से जुड़ा हुआ है। स्थल मतलब ज़मीन के माध्यम से जुड़ा हुआ है, मतलब हम ज़मीन के थ्रू पाकिस्तान में भी जा सकते हैं और अफ़गानिस्तान में भी जा सकते हैं, बट इतना अच्छा रिश्ता पाकिस्तान वालों ने हमसे बनाया ही नहीं है ना। देखो फिर हम लोग बाय रोड नेपाल भी जा सकते हैं, बाय रोड हम तिब्बत भी जा सकते हैं, भले ही यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन हैं पर जा सकते हैं। हम भूटान भी जा सकते हैं, बांग्लादेश भी जा सकते हैं, म्यांमार भी जा सकते हैं, क्योंकि ये स्थल के साथ हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो इसमें से ऐसे भी देश हैं जो समुद्र सीमाओं के साथ हमसे जुड़े हुए हैं, समुद्र की सीमाओं के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। तो दक्षिण में अगर हम समुद्र में 2 द्वीप जो है, जिसको आइलैंड कहा जाता है, 2 द्वीप जो है वो समुद्र के सीमाओं से हमसे जुड़े हुए हैं। एक है हमारा श्रीलंका और दूसरा है मालदीव्स। ये हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है, बट कौन से वाले? ये हमारे जल सीमाओं वाले पड़ोसी हैं, स्थल नहीं। तो अगर स्थल की बात करें तो स्थल से टोटल 7 कंट्री जुड़े हुए हैं, और जल से बात करें तो 2 कंट्री हमसे जुड़े हुए हैं, है ना। और पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है ना। पाक जल संधि मतलब कि ये जल संधि ऐसी होती है कि 2 लैंड को आपस में अलग करती है, मतलब यहाँ से भी पानी जा रहा है ना, यहाँ से भी पानी जा रहा है और वहाँ से भी पानी जा रहा है, मतलब देखते नीचे यहाँ पे, ठीक है। तो ये है हमारा श्रीलंका और ये है इंडिया। तो यहाँ पे हिंद महासागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ से भी पानी जा रहा है, इधर से भी पानी आ रहा है। ये जो छोटा सा जो गैप है ना, जहाँ से पानी का आवन जावन हो रहा है, तो ये जो गैप है वो श्रीलंका को इंडिया से अलग करता है, उसको हम बोलते हैं पाक जल संधि, ठीक है। आई होप आपको समझ में इतना आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। ओके नेक्स्ट, ठीक है, पाक जो जल संधि है इसके बारे में हमने पढ़ लिया। तो जो पाक जल संधि है वो भारत को क्या करती है, श्रीलंका से अलग करती है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन, मतलब कि जितने भी राजनीतिक विभाजन हुए हैं, फिज़िकल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे कि जो इंडिया है वो फिज़िकली कैसे, पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस कैसे कैसे, मतलब पॉलिटिकली ये कैसे कैसे डिवाइडेड है, ठीक है। तो भारत जो है ना ये बहुत विशाल देश है, ठीक है। और इसमें अगर हम क्रियाकलापों की बात करें
तो इसमें टोटल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि ये बहुत पुराना है। ठीक है, इसमें टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। आप लोग तो जानते ही होंगे, पहले 29 था, उसमें से जम्मू एंड कश्मीर निकल गया, इसको क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी, है ना। ठीक है, तो 7th है, उसमें से जम्मू एंड कश्मीर ऐड हो गया, तो कितना हो गया, 8 हो गया। लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, इसके बाद दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, दोनों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। मतलब अब हमारे पास टोटल कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज़ है। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा और सुना ही होगा न्यूज़ में, बट इसमें अभी कोई भी चेंजेस नहीं है, ये बुक पुरानी है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो इतने 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी में हमारी इंडिया को बांटा गया है। ठीक है, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी में बांटा गया है। और दिल्ली जो है ना, भारत की राजधानी है। ठीक है, हमारे भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली। और राज्यों का निर्माण मुख्यतः कैसे किया जाता है, सोचो आप, मतलब 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरी है, इसको कैसे बनाया गया होगा। ठीक है, तो भाषाओं के आधार पर इनका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, भाषाओं के आधार पर। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अगर हम बात करें एरिया वाइज, ठीक है, एरिया, क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, एरिया, तो एरिया वाइज जो है ना, राजस्थान सबसे बड़ा एक स्टेट है। अगर सबसे छोटा अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो सबसे छोटा जो है वो गोवा है। ठीक है, और जितने भी राज्य हैं उनको जिलों में बांटा गया है, जिले को डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है ना। फिर जिला जो है, राज्यों को जिला में बांटा गया है, फिर जिलों को तहसील में बांटा गया है, तहसील को गांव में बांटा गया है। इस तरीके से राज्यों का और सब गांवों का निर्माण हुआ है। ठीक है, और ये विभाजन क्यों किया गया, ताकि हर एक एरिया पर ध्यान दिया जाए और हर एक एरिया का विकास हो पाए, इसीलिए इसका निर्माण किया गया है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं भाषाओं के आधार पर निर्माण तो हुआ, कैसे किया होगा, देखो फॉर एग्ज़ाम्पल पहले तो बिल्कुल भी बांटा नहीं गया था, पहले तो सिर्फ 4-5 स्टेट हुआ करते थे, है ना। पर देखो जब हमको निर्माण करना था अलग अलग राज्यों का, तो देखा गया कि कहाँ से लेकर कहाँ तक के एरिया के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक के लोग गुजराती बोलते हैं, तो इतना एरिया क्या हो गया, गुजराती हो गया। इसके थोड़ा से आगे हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें मराठी लैंग्वेज सुनने को मिलती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, मराठी हो गया। इसके आगे अगर हम जाएंगे तो वापस से भाषा चेंज हो जा रही है, यहाँ के लोग कन्नड़ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो इसका नाम क्या कर दिया गया, कर्नाटका कर दिया गया, है ना। थोड़े से और आगे गए तो यहाँ के लोग मलयालम बोलते हैं, तो इसका नाम केरला कर दिया गया। गुजरात के ऊपर गए तो वापस से भाषा चेंज, यहाँ के लोग तो राजस्थानी बोलते हैं, तो ठीक है, यहाँ से ये अलग स्टेट हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे राजस्थान। ठीक है, तो इस प्रकार से राज्यों का निर्माण हुआ है भाषा के आधार पर। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे लिखा है डू यू नो। ठीक है, तो जलोढ़ निक्षेप, इसका मतलब क्या होता है, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी जो होती है ना बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। जैसे कि आपको पता है कि जितने भी माउंटेन रिवर्स हैं वो माउंटेन से ही बह बह के नीचे आते हैं, है ना। तो माउंटेन से बह बह के आते हैं तो वो अपने साथ बहुत सारे क्या लेके आती हैं, मिट्टी वगैरह, कंकड़, पत्थर, छोटे मोटे मरे हुए कीड़े मकोड़े, ये सब लेके आती है। ठीक है, और इसके बाद ये क्या कर देती है, रिवर बेसिन में जाकर, मतलब नीचे वाले एरिया में जब आती है रिवर, तो यहाँ पर सब कुछ डिपॉजिट कर देती है। इसी को क्या कहा जाता है,
जलोढ़ निक्षेप मतलब कि ऑल्यूवल डिपोजिशन। ठीक है, जलोढ़ क्या होती है? एक मिट्टी का नाम है। ओके, और ये जो मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और ज़्यादातर प्लेन्स एरिया में पाई जाती है, मतलब कि यूपी बिहार में ये मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। चलिए, अगर हम बात करें ट्रिब्यूटरीज़ की, तो ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी। ठीक है, सहायक नदी का मतलब क्या होता है? ट्रिब्यूटरीज़। और ट्रिब्यूटरीज़ का मतलब क्या होता है? सहायक नदी। मतलब कि एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी से विसर्जित करती है, इसे क्या हम कहते हैं? ट्रिब्यूटरीज। मतलब कि जब एक नदी बह रही है, वहाँ दूसरी नदी आकर उसमें जॉइंट हो जाती है और वो नदी अपने पानी को लेकर आती है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरीज। मतलब एक नदी में आकर दूसरी बहुत सारी सहायक नदियाँ होती हैं, इसी को क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरीज, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या आप ये बात जानते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है ना। जैसे कि हम सुंदरवन डेल्टा, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। और इस डेल्टा की जो आकृति है ना, वो कैसा है? त्रिभुजाकार। ये जो डेल्टा बनता है ना, ये त्रिभुजाकार का बनता है। अभी डेल्टा क्या होता है? जब पानी जो है ना फ्लो होकर मैदानी क्षेत्र में आता है, ठीक है, तो ये समुद्र से मिलने से पहले ये सारे अपने जो भी मिहीन मिट्टी है, कंकड़, पत्थर, जीव जंतु सब आके ऐसे 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 बिखरा देती है। ठीक है, ऐसे ऐसे सब जगह बिखरा देगी। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, और इसका आकार कैसा होगा? त्रिभुजाकार होता है। और डेल्टा का जो स्थल का भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? नदी का मुहाना कहा जाता है। ओके, मतलब नदी जो है अभी समुद्र में एंटर होने वाली है, तो उसको क्या बोलते हैं? नदी का मुहाना, मतलब नदी का मुंह, मतलब फ्रंट एरिया, है ना। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में पाई जाने वाली बहुत सारी भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, है ना। जैसे कि हम बात करें तो पर्वत है, पठार है, मैदान है, तट है और द्वीप है ना। ये सारी चीज़ें हैं भौतिक आकृतियाँ जो कि बहुत सारी विभिन्न प्रकार की हैं हमारे भारत देश में, है ना। उत्तर में अगर हम बात करें तो बर्फ़ से ढका हिमालय है ना, जिसको हिमालय का मतलब क्या होता है? हिम प्लस आलय, है ना, का मतलब होता है बर्फ़ का घर। हिम मतलब क्या होता है? बर्फ़। आलय मतलब होता है घर, मतलब कि बर्फ़ का घर, है ना। तो अगर हिमालय पर्वत की हम बात करें तो हिमालय पर्वत है कहाँ पर? तो ये तो नॉर्थ साइड में है ना। और पूरा अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय है और पूरा आधा थोड़ा बहुत पाकिस्तान में भी इसका हिस्सा है। ठीक है, तो ये पूरा इतना बड़ा हिमालय है हमारा। और हिमालय जो है ना, वो हिमालय पर्वत 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बटा हुआ है। तो ये जो लेयर है ना, ये कितनी है? 3 लेयर है। कितनी लेयर है? 3 है। ठीक है, एक अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्लैक पेन से ही बनाते हैं ज़्यादा अच्छा। ये एक, ये दूसरी लेयर और ये तीसरी लेयर। ठीक है, तो ये 3 लेयर में हमारा जो हिमालय पर्वत है वो बटा हुआ है। ठीक है, सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे ऊपर वाले को, तो सबसे ऊपर वाले को क्या कहा जाता है? वृहद हिमालय या फिर हिमाद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमाद्री। सबसे ऊपर वाले को, मतलब ये वाला जो लेयर है हमारा, उसको हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, अब इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंचा शिखर भी है, मतलब कि जो हमारा हिमालय है ना, ये भी आपको इधर ही मिलेगा। ठीक है,
चले अब नेक्स्ट आते हैं मध्य हिमालय पे, मतलब ये जो बीच वाला हिमालय की जो लेयर है इसको बोलते हैं मध्य हिमालय या फिर हिमाचल, ठीक है। और हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, दक्षिण में स्थित है, ठीक है। और बहुत से लोकप्रिय स्थान जो है ना वो वहाँ पर मध्य हिमालय में स्थित है, ठीक है। जैसे कि आपने कुल्लू मनाली का नाम सुना होगा, है ना, ये सारी चीज़ें हिमाचल में ही है, मध्य हिमालय में ही है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट वाला लेयर था इसका नाम है शिवालिक। तो शिवालिक जो है वो सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, ठीक है। क्या है, ये सारी श्रृंखला है। श्रृंखला मतलब जो कंटिन्यू चलती रहती है उसको क्या कहते हैं, रेंज, ठीक है, मतलब कि श्रृंखला। तो जो हिमालय है वो 3 श्रृंखला में बटा हुआ है। पहले वाले को हम बोलते हैं हिमाद्री, सेकंड वाले को बोलते हैं मध्य हिमालय मतलब कि हिमाचल, और थर्ड वाले को हम बोलते हैं शिवालिक। अगर हम बात करें हिमाद्री की तो जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पर है, हिमाद्री वाले पहाड़ों पर, ठीक है। अगर हम मध्य हिमालय की बात करें तो यहाँ पर कुल्लू मनाली शिमला वगैरह बसा हुआ है, और नीचे वाले की बात करें तो ये है हमारा शिवालिक, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिमालय की बात करें हम लोग तो हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है ना। हिमालय के उत्तर में क्या है, दक्षिणी मैदान स्थित है ना। और ये मैदान जो होते हैं कैसे होते हैं, समतल होते हैं तथा सपाट होते हैं, है ना। ये मैदान कौन से नदियों से मिलकर बने हैं, तो सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तथा इनकी जो सहायक नदियां हैं ना उनके द्वारा जो जलोढ़ लाया गया, मतलब कि जब माउंटेन में से मतलब पहाड़ में से जब पानी बहकर मैदान क्षेत्र में आया तो इसी से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। इसलिए आप देखोगे तो मैदान वाला जो एरिया होता है, मतलब जो फ्लैट लैंड होता है, सपाट लैंड जो होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नदियों के ये जो मैदान होते हैं ना ये कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, और यही कारण है कि यहाँ की जो जनसंख्या है वो भी बहुत ज़्यादा अधिक है। अब उत्तर प्रदेश को ही देख लीजिए, है ना, कितनी ज़्यादा वहाँ पर जनसंख्या है। तो क्यों है, क्योंकि वहाँ का जो एरिया है, क्षेत्र है, जो ज़मीन है वो एकदम फ्लैट है। बहुत सारी नदियाँ वहीं पर आकर बहती है ना। तो यहाँ का जो लैंड है वो भी कैसा है, फर्टाइल है, मतलब कि उपजाऊ है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम भारत की पश्चिमी भाग की बात करें, मतलब कि जहाँ पर हमारा राजस्थान बसा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, महामरुस्थल। महामरुस्थल का मतलब होता है इंडियन डेजर्ट, है ना। भारतीय महामरुस्थल मतलब कि भारत का रेगिस्तान है वहाँ पर, ठीक है। अब यह जो होते हैं ना कैसे होते हैं, ये जो एरिया होती है ना शुष्क होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, गर्म होती है और रेतीली होती है ना। रेती होती है वहाँ पर, सिर्फ ब्राउन कलर की क्या पाई जाती है वहाँ पर, रेती, है ना। और यहाँ पर जो वनस्पतियाँ उगती हैं वो बहुत कम मात्रा में उगती हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ का जो स्थल है, मतलब जो ज़मीन है वो रेतीली है। पानी वानी भी बहुत कम होता है, बहुत गर्म है वहाँ का एटमॉस्फेयर, और बहुत ज़्यादा ड्राई है, मतलब बहुत सूखा सूखा भी है। इसके वजह से ज़्यादा जो वनस्पतियाँ हैं वहाँ पर नहीं उग पाती, है ना। तो राजस्थान के जो लोग हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब देखते हैं उत्तरी मैदानों के बारे में। उत्तरी मैदान के दक्षिण में, मतलब कि उत्तरी मैदान तो हम लोगों ने बात कर लिया, ये उत्तरी मैदान। अब दक्षिण की बात करें, मतलब कि जहाँ पर हमारा कर्नाटका, केरला, तमिल, तेलुगु ये सब बसे हुए हैं, पठार वाला एरिया, तो इसको क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय जो पठार है हमारा, ये कहाँ स्थित है, दक्षिण में स्थित है ना। ये पठारी तो है, इस पठार का नाम क्या है, डेक्कन पठार। क्या नाम है इसका, डेक्कन पठार, है ना। और इसकी अगर आकृति की बात करें तो आप आकृति देखकर ही बता सकते हैं कि ये कैसा है, त्रिभुजाकार है। इसको प्रायद्वीपीय क्यों कहा जाता है, क्योंकि 3 तरफ पानी है और एक तरफ लैंड को
प्रायद्वीपीय कहा जाता है ना। इसका जो धरातल होता है काफ़ी ऊंचा नीचा होता है, मतलब जो ज़मीन होती है वो ऊंची नीची होती है, ठीक है। तो इस क्षेत्र से बहुत सी क्या होती है, पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियाँ यहाँ पर स्थित है ना। अगर मैं सिर्फ नीचे वाला हिस्सा बनाऊँ तो यहाँ पर आपको ये पूरा आपको क्या मिलेगा, घाटी 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 ही मिलेगा। इधर भी बहुत सारी घाटी है, तो इसको कहा जाता है वेस्टर्न घाट, इसको कहा जाता है ईस्टर्न घाट, मतलब कि इसको कहा जाता है पश्चिमी घाट, इसको कहा जाता है पूर्वी घाट, ठीक है। चलिए इसके अगर हम बात करें, इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। उत्तर पश्चिम में मतलब कि गुजरात से होते हुए, राजस्थान से होते हुए पंजाब तक जाती है ये अरावली श्रृंखला, है ना। और ये जो श्रृंखला है वो सबसे पुरानी श्रृंखला है, ठीक है। बहुत पुरानी श्रृंखला, मतलब इसको ओल्ड माउंटेन भी कहा जाता है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि यंग माउंटेन किसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम विंध्य की बात करें और सतपुड़ा की बात करें तो ये भी क्या है, एक श्रृंखला है, मतलब कि माउंटेन की श्रृंखला, पहाड़ों का रेंज है ऐसा ऐसा, ठीक है। विंध्य और सतपुड़ा, ठीक है। और ये जो श्रृंखलाएँ हैं ना, ये जो श्रृंखलाएँ हैं नर्मदा तथा तापी से नदियाँ जो है ना बहती है, उनकी श्रृंखला से, मतलब समझ लो यहाँ पे विंध्या है, ठीक है, यहाँ पर सतपुड़ा है, तो इनकी श्रृंखला से होकर नर्मदा तथा तापी नदियाँ बहती है, मतलब कि ऐसा नर्मदा बहेगी, ठीक है, यहाँ पे तापी बहेगी, ऐसा, ठीक है। ये जो होती है ना पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। अब दो नदियाँ ऐसी हैं जो पश्चिम की तरफ बहती है, मतलब मोस्टली सारी नदियाँ पूरब में ही आती हैं, पर दो नदियाँ ऐसी हैं जो पश्चिम में जाती हैं। उनका नाम क्या है, नर्मदा और तापी। ये यहाँ से मतलब मध्य प्रदेश से स्टार्ट होती है और गुजरात में आकर वेस्ट अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। तो ये कहाँ बहती है, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं और अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं, ठीक है। पठार के अगर हम पश्चिम में पश्चिमी घाट है, ठीक है, जिसको सह्याद्री भी कहा जाता है, और पूरब में पूर्वी घाट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। पश्चिमी घाट का अगर हम विस्तार की बात करें तो एक समान रूप में है, ठीक है। मतलब कि पश्चिमी घाट जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल पश्चिमी घाट है ना, तो ये जो घाट का जो हिल्स है ना, मतलब जो घाट है ये एक समान है, कहीं पे टूटे फूटे नहीं हैं, कंटिन्यू उनका चलता रहता है ना। इन पठारों में, जबकि पूर्वी घाट की अगर हम बात करें तो बीच बीच में कैसा है, टूटा हुआ है, कैसा है, टूटा है और असमान है, कहीं छोटा कहीं बड़ा, कहीं टूटा, छोटा बड़ा टूटा, छोटा बड़ा टूटा। पर पश्चिमी घाट जो है ना एक समान है, कंटिन्यू चलता ही जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। पठार जो होते हैं किस चीज़ के लिए फेमस होते हैं, खनिजों के लिए फेमस होते हैं, जैसे कि कोयला, लोहा, ठीक है। ये चीज़ें जो है प्रचुर मात्रा में हमारे इंडिया में मिलती है। इसके अलावा गोल्ड वगैरह के लिए भी पठार जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है ना। अब देखिए हमने माउंटेन के बारे में पढ़ लिया, फिर नीचे प्लेन्स के बारे में पढ़ लिया, फिर उसके नीचे पठार के बारे में पढ़ लिया। अब हम पश्चिमी घाट के बारे में भी पढ़ लिया और पूर्वी घाट के बारे में भी पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे तटीय मैदान के बारे में। किसके बारे में, तटीय मैदान। चलिए देखते हैं। तो पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में क्या है, तटीय मैदान स्थित है। कॉमन सेंस की बात है, जहाँ पर भी नदी होगी या समुद्र होगा वहाँ पर तटीय क्षेत्र तो पाया ही जाएगा ना। तो पश्चिम में तटीय मैदान जो होते हैं वो काफ़ी सकरे हैं, जबकि पूर्वी में जो तटीय मैदान है वो कैसे हैं, अपेक्षाकृत चौड़े हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार देख लेते हैं, ठीक है। और ऐसा फिर ये तो देखो यहाँ पर हमने माउंटेन के बारे में पढ़ लिया कि 3 रेंज है इसके पहाड़ों के, ठीक है, 3 रेंज है ना। इसके बाद हमने बात किया प्लेन वाले एरिया की, मतलब कि मैदान वाले क्षेत्र की, है ना। इसके बाद हमने मरुस्थल की बात की, मतलब कि डेजर्ट एरिया की बात की। इसके बाद हमने पठार की बात की कि यहाँ पे जो पठार होते हैं वो बहुत ज़्यादा खनिज उसमें पाया जाता है ना। अब इसके बाद हमने इसमें वेस्टर्न घाट की बात की,
और पश्चिमी घाट की बात की। पश्चिमी घाट जो होता है एक सामान्य, जबकि पूर्वी घाट एक समान नहीं है, टूटा फूटा है ना। अब जहाँ पर पानी पानी होगा वहाँ तटीय क्षेत्र तो होगा ही, तो पश्चिमी में जो घाट है उसको पश्चिमी घाट कहा जाता है, पूरब में जो घाट है उसको पूरब घाट कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पूरब की ओर बहने वाली बहुत सारी नदियाँ हैं। हमने पढ़ा कि दो नदियाँ जो हैं वो किस तरफ बहती हैं। दो नदियाँ जो हैं वो बहती हैं पश्चिम की ओर, वो है हमारी तापी और नर्मदा। अगर हम बात करें पूरब में बहने वाली नदियाँ तो ये है महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। ये सारी जो नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, और ये नदियाँ जो है ना अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। मतलब जो भी चीज़ें अपने साथ लेके आती है फिर वो समुद्र में मिलने से पहले सब जगह स्प्रेड कर देती है, एक पेड़ की तरह छितर जाती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा, है ना। बंगाल की खाड़ी में अगर हम बात करें तो गंगा जो है और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये बहुत अच्छा डेल्टा बनाती है। उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आते हैं हम द्वीप पर, मतलब कि जिसको कहा जाता है आइलैंड। तो आइलैंड कितने हैं हमारे यहाँ पर, 2 आइलैंड है। कितने आइलैंड है, 2 आइलैंड। एक है लक्षद्वीप द्वीप समूह जो कि अरब सागर में स्थित है ना। ये केरल के तट क्षेत्र से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। केरल से अगर थोड़ी दूरी पे बात करेंगे तो वहाँ पे प्रवाल द्वीप भी है। ठीक है, नेक्स्ट अंडमान एवं निकोबार द्वीप भी है जो कि भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है। तो हमारे पास टोटल कितने आइलैंड है, 2 आइलैंड है। एक है लक्षद्वीप और एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि कौन सी द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? हाँ, हम जानते हैं। अंडमान और निकोबार जो ये द्वीप है ना 2004 में सुनामी से प्रभावित हो गया था। ठीक है, और समाचार पत्र तथा लोगों से बातचीत के जरिए हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जो सुनामी जो है ना वो भारतीय तट से टकराई थी, तो किस प्रकार के लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था, है ना। सुनामी जो है ना क्या होती है, एक विशाल सागरीय तरंग है। बहुत बड़ी बड़ी तरंगें आती है सुनामी में, जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है ना। तो जब भूकंप आता है ना तभी ये मोस्टली सुनामी आती है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ अंडमान एंड निकोबार की स्टोरी। तो यहाँ पर क्या हुआ था, सुनामी आई थी 2004 में। और अंडमान निकोबार में ना ऐसे बहुत सारे आइलैंड है जहाँ पर बहुत सारे वहाँ की जनजातियाँ रहती हैं, आदिवासी लोग रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ की कुछ जनजातियाँ थी जिन्होंने एनिमल्स को पाला था, मतलब कि गाय भैंस बकरियों को पाला था। और जब सुनामी आने वाला था उसके 1 हफ्ते पहले से ही वहाँ के जो एनिमल है वो कुछ अजीब तरीके से बिहेव करने लगे थे, मतलब नॉर्मल बिहेव वो नहीं कर रहे थे। तो जो भी जानवर को पालता है ना तो वो उसको समझ में आ जाता है कि मेरा जानवर जो है वो थोड़ा सा आज अलग बिहेव कर रहा है। तो वहाँ की जो जनजातियाँ हैं वो समझ गई थी कि इस आइलैंड में पक्का कुछ ना कुछ होने वाला है। तो वहाँ के जो जनजाति के लोग थे वो अपना बोरिया बिस्तरा लेकर दूसरे आइलैंड में शिफ्ट हो गए थे। और 2-3 दिन के बाद ही वहाँ पर सुनामी आया और वो पूरा आइलैंड पानी में डूब गया और आज भी वो पानी में ही डूबा हुआ है। ठीक है, तो ये थी इसकी स्टोरी। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको सारे NCERT सॉल्यूशंस हिंदी मीडियम में मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट में चाहिए ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस पर वीडियो प्रिपेयर कर सकूँ। ओके, बाय बाय एवरीवन।